तो सुप्रीम कोर्ट का यह संवैधानिक अधिकार नहीं है कि उसको प्रोटेक्ट करे, या वो भी उसको उसके साथ खड़ा हो जाए एग्जीक्यूटिव के एक आर्म की तरीके से। आशुतोष जी, अभी फिरदौस मिर्जा जी ने बहुत सही बात कही कि जो आर्टिकल 13 में जो प्रावधान है कि अगर कोई भी कानून ऐसा बनता है जो भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो अपने आप में वो अल्ट्रा वायस माना जाएगा। और ये जो पूरा कानून जो है पीएमएलए, उसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं जो कि संविधान के उन धाराओं के मौलिक अधिकारों के साथ वो न्याय नहीं कर रहे, उनके खिलाफ है। लेकिन दुर्भाग्य से उस पर पहले कोई ज्यादा कार्रवाई नहीं हुई। बाद में इस केस में, नीरज ताराचंद के केस में, जब सुप्रीम कोर्ट ने जब ऐसा जजमेंट लिया जिसमें उन्होंने कुछ धाराओं पर उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज की कि यह असंवैधानिक है, तो उसके बाद उसको सर्कमवेंट करके, उसको बाईपास करके दोबारा से कानून बना दिए गए और इस जजमेंट में उसमें उस कानूनों पर मुहर लगा दी गई। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो मूल सिद्धांत है, जैसे रूल ऑफ लॉ है, फेयर ट्रायल है, डिवीजन ऑफ पावर है, सेपरेशन ऑफ पावर। मैं यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर पर कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि बाकी साथियों ने बहुत कुछ कहा है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दोनों अलग अलग विंग हैं। पीएमएलए के केस में एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी एक साथ होता हुआ दिख रहा है। उसमें यहाँ पर एक ऑर्डिनरी असिस्टेंट डायरेक्टर को या डिप्टी डायरेक्टर को, जो कि एक सिविल सर्वेंट है, जो शायद वो लॉ की उसकी जानकारी भी नहीं हो, उसको एक प्रॉपर एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट का पावर दे दिया गया है। अब मैं एक धारा की बात करता हूँ कि एक सेक्शन 50 है, 50 में जो उसके सब सेक्शन है 2 और 3, उसके अंदर वो अधिकारी जो है किसी भी एक्यूज्ड को समन कर सकता है, जो कि पहले कोर्ट का अधिकार हुआ करता था। वो एक अधिकारी के एग्जीक्यूटिव के पास आ गया, उसके बाद उसको ऑन ओथ उससे एविडेंस ले सकता है। ऑन ओथ पर कोई भी आदमी अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है, वो कोर्ट के अंदर होता है। यहाँ एक अधिकारी जो है आपसे ऑन ओथ स्टेटमेंट ले रहा है, कोर्ट के काम वो करने लग गए। उसके बाद क्या है कि वो आपको बाध्य कर सकता है कि आप उसको सही अपना बयान दें जो उसको सही लगे। अगर आप नहीं करेंगे तो उसके लिए अलग सजा का प्रावधान है। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये जो धारा 50, 2 और 3 है, उसके अंदर जो भी कार्रवाई की गई है उसको उसी एक्ट में बोला गया है कि वो एक जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाएगा। दैट विल बी इक्विवेलेंट टू सेक्शन 193 एंड 228 ऑफ आईपीसी। अभी देखिए सेक्शन 198 क्या है कि ये पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस, क्योंकि अगर आप एक वहां पर जो कोर्ट के सामने फॉल्स एविडेंस के लिए जो पनिशमेंट हो सकती थी धारा 193 में आईपीसी के, वही पनिशमेंट आपको एविडेंस से इसके ईडी के सामने अगर आप उस तरह से कुछ कह रहे हैं, अगर ईडी को ये लगता है कि आप गलत बोल रहे हैं, वही पनिशमेंट होगी। दूसरा ये है कि वहां पर एक जुडिशियल प्रोसीडिंग में अगर आप डिस्टर्ब कर रहे हैं 228 में उसमें पनिशमेंट है आईपीसी में, तो उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग माना गया। यानी कि एक ईडी का अफसर जो है, हो सकता है हिस्ट्री ऑनर्स का एक विद्यार्थी हो, उसको एक पूरे जज की पावर दे दी गई है। और उसके बाद अब ये हो गया है कि अरेस्ट वो बगैर आपको कुछ कहे आपको अरेस्ट कर सकता है, सीजर कर सकता है, उसके लिए कोई कंपिटेंट अथॉरिटी नहीं है। अश्विनी दुबे जी बता रहे थे कंपिटेंट अथॉरिटी है, नहीं, ऐसा कोई कंपिटेंट अथॉरिटी नहीं है। जो भी कंपिटेंट अथॉरिटी थी 2019 के अमेंडमेंट के बाद वो कंपिटेंट अथॉरिटी हटा दी गई। पहले उसमें एक सेक्शन 17C हुआ करता था, मैं पढ़ के सुनाता हूं। उसमें यह था कि सेक्शन 17C में अगर आप सर्च करना चाहते हैं या कोई प्रॉपर्टी सीज करना चाहते हैं तो पहले मजिस्ट्रेट के सामने एक रिपोर्ट लेके जानी होती थी अफसर को, उस रिपोर्ट का कॉग्निजेंस होता था, उसके बाद आप सर्च या वो सीजर कर सकते थे। अगर मजिस्ट्रेट के पास नहीं जाते हैं तो फिर एक एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के अफसर के पास जाना होता था। अब वो पूरे के पूरे 2019 के अमेंडमेंट में पूरा का पूरा 70C डिलीट कर दिया गया है। अब कोई कंपिटेंट अथॉरिटी नहीं है। जो व्यक्ति है जिसने समन किया है, जिसको लगता है रीजंस टू बिलीव, अब वो क्या रीजन है वो सिर्फ रिकॉर्ड करेगा, उसको चैलेंज कौन करेगा पता नहीं है। एक व्यक्ति जो है उसको रीजंस टू बिलीव होना चाहिए, उसके बाद वो आपको सर्च कर लेगा, वो आपको अरेस्ट कर लेगा, आपको बताएगा नहीं क्यों अरेस्ट किया है। वो उसमें कानून में लिखा हुआ है कि वो बोलेगा या नहीं बोलेगा, कब बोलेगा कोई जरूरी नहीं है कि आपके अरेस्ट के कारण को बताएगा नहीं। इस तरह का जो कन्वर्जेंस हुआ है एक्जीक्यूटिव जुडिशियरी का एक व्यक्ति के, एक साधारण से ब्यूरोक्रेट के पास, ऐसा बिल्कुल किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में संभव ही नहीं है। अब रही बात सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट जैसे आपने सही कहा कि सुप्रीम कोर्ट क्या सिर्फ इसलिए बना हुआ, ठीक है एक्ट बना है, हाँ ठीक है एक्ट बना है, ये लेजिस्लेशन ने एक्ट बनाया, किस लिए सुप्रीम कोर्ट है? अगर लेजिस्लेशन ने कोई एक्ट गलत बनाया है तो सुप्रीम कोर्ट का काम था कि उस पर वो अपना डंडा चलाता, उस पर वो बताता कि ये सारे एक्ट जो असंवैधानिक है। ये कौन करेगा? अगर आखिर कोई तो चेक एंड बैलेंस तो होना चाहिए ना। इसका मतलब ये तो नहीं कि एग्जीक्यूटिव कोई भी पावर अपने आप को ले ले, संविधान के को भंग कर दो
संविधान के खिलाफ में आप कोई भी चीज बना दो, लेजिस्लेचर कुछ भी कर दे, सुप्रीम कोर्ट बैठा किस लिए हुआ है? भाई न्यायिक व्यवस्था है, अच्छी बात है न्यायिक व्यवस्था में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अपने भी दायित्व है। ये दायित्व का क्या पालन हुआ है कि जो भी उस तरह के ड्रैकोनियन मेजर्स थे सब पर आपने मुहर लगा दी? ये संभव नहीं है। आज आपने सही कहा कि आज बीजेपी इसका इस्तेमाल कर रही है, कल कांग्रेस इसका इस्तेमाल करेगी, परसों कोई दूसरा जो पार्टी सत्ता में आएगी वो इस्तेमाल करेगी। रही बात इस तरह के काले कानून बनाने के लिए कांग्रेस भी जिम्मेवार है। मैं एक बात बताना चाहता हूं गुरदीप जी को कि 2002 में जब पहले बार ये एक्ट बना था, उसमें एक साधारण पुलिस को भी ये पावर था कि जुडिशियल के पास जाके वो कोई इस तरह का मनी लॉन्ड्रिंग के केस में वो अपना इन्वेस्टिगेशन कर सकता था। 2005 में पुलिस को हटा लिया गया। उसके बाद एक स्पेशल कोर्ट बनाया गया, एक स्पेशल एजेंसी बनाई गई। ईडी को सारा ये पावर पुलिस से हटा के 2005 में कांग्रेस की पार्टी ने किया था, और आज ईडी उनके पीछे पड़ी हुई तो वो दुखी हो रहे हैं। हर पार्टी जिम्मेवार है ड्रैकोनियन एक्ट्स को लाने में, उसको लागू करने में, क्योंकि उस वक्त सत्ता में वो होते हैं, उनको इसका फायदा होता है। इसके लिए हर व्यक्ति दोषी है, हर पार्टी दोषी है। राकेश जी, गुरदीप जी का यह कहना है कि दरअसल उस वक्त आतंकवादी घटनाएं काफी देश के अंदर बढ़ रही थी, और उस आतंकवादी घटनाओं में मनी जो हवाला के जरिए मनी का ट्रांजैक्शन होता था, उस संदर्भ में उस ऐसे कानून की जरूरत थी। क्या आप उनके तर्क से मैं आपके पास आता हूं, क्या आप उनको इस तर्क से सहमत है? क्योंकि मैंने एग्जैक्टली ये नहीं बोला, इसलिए बोल रहा हूं। अच्छा देखिए, ठीक है, मैं बताता हूं इसका ओरिजिन क्या है। 1998 में संयुक्त राष्ट्र संघ में एक कोई राजनीतिक प्रस्ताव आया जिसमें यह कहा गया कि जो सदस्य देश हैं वो एक इस तरह का कानून लाएं मनी लॉन्ड्रिंग का, जिससे ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था में जो इस तरह के टेरर फाइनेंसिंग हो रही है, जो बाहर का पैसा आ रहा है, उससे उनके संप्रभुता को, उनकी अखंडता में प्रॉब्लम हो रही है, उसको धक्का पहुंच रहा है। तो सारे सदस्य देशों को बोला गया था कानून बना के 98 में। लेकिन ये कानून 2002 में बना, क्योंकि उस समय 4 साल तक सरकार खुद भी सोती रही। बाद में 9/11 हो गया, बाद में 2001 में पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, तब लगा कि नहीं कि भाई कुछ होना चाहिए। जब 9/11 का इन्वेस्टिगेशन हुआ तब पता चला कि उसकी फाइनेंसिंग कैसे हुई थी। वहां पर टैक्सी ड्राइवर को पैसे जा रहे थे अमेरिका में, और उसके मदद से वो इतनी बड़ी फाइनेंसिंग हो गई। तब 2002 में आनंद फानंद में कानून बना दिया गया, ठीक है। लेकिन उसका कानून का सही इस्तेमाल 2005 के बाद से हुआ, जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को सोनली उसकी जिम्मेवारी दी गई कि अब ये पूरा कानून जो है उन्हीं के हाथ में रहेगा। जो ये बात सही है, ये कानून बनाया गया था, उस समय के हालात थे, मैं इस बात से एग्री करता हूं। उसकी में इस कानून में सर 7 बार अमेंडमेंट हुआ है। उस 7 बार में 4 बार अमेंडमेंट जो हुआ है कांग्रेस के राज में हुआ है। हर बार कुछ नए नए प्रोविजन लगा दी। मैं एक और 2012 की बात करता हूं, जो कांग्रेस के राज में अमेंडमेंट हुआ है। 2012 के पहले यह था कि कोई भी जो मनी है, जो प्रोसीड जिसको बोलते हैं, वो प्रोसीड के बारे में जो भी पैसा है जिस पर ये मुकदमा चल रहा है, उसके बारे में एक्यूज को ये था, बर्डन उसी पर था कि उसको प्रूव करना है कि ये पैसा जो है किसी क्राइम के थ्रू नहीं आया है। 2012 में वो अमेंडमेंट कर दिया गया कि अब वो बर्डन भी उस पर नहीं है। ये अथॉरिटी जो है ईडी अपने आप मान लेगी, एज्यूम करेगी कि ये पैसा उसी क्राइम के थ्रू आया है। पहले एक मौका भी था एक्यूज के पास, यानी कि सारे जो प्रावधान में जो बाद में जिसको एक से एक करके उसको कड़े स्ट्रिक्ट बनाए गए, असंवैधानिक बनाए गए, उसमें कांग्रेस पार्टी का भी हाथ मैं कर रहा हूं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।